आप लोग सभी थे क्या सैटरडे की उसमें, सैटरडे मैडम की मैं मीटिंग में? सभी। खाली आप थे? कमल जी आपने अटेंड किया था वेबिनार? जी जी मैंने अटेंड किया था। अच्छा आप भी थे। और कुसुम जी मैम आप भी थे? मैम हाँ मैंने जी भी अटेंड मैम। किया अच्छा विठल सर आपने भी किया था? हाँ किया था मैम, बहुत अच्छा लगा लेकिन। सभी लोग थे मतलब, चलो ये अच्छी बात हुई। मेरा यही मन था कि हमारी क्लास के लोग जरूर आए। बेशक वो थोड़ा एडवांस का पार्ट है, पर वो अगर आपने इजी इजी देखना है ना, कुछ मोटा मोटा देखना है, तो आप आराम से पकड़ पाओगे ऐसे भी। और जो वो रेमेडीज है वो एक तरह से बहुत जो है नॉर्मल वाली रेमेडीज है, वो कहीं पे भी यूज हो सकती है। कोई उसके लिए कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको कैसे लगाना है या कुछ है कैसे दी गई है। वो जर्नल रेमेडीज है कि अगर किसी को इस तरीके से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग दे सकते हो आराम से, कोई परेशानी वाला काम नहीं है। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो। और ये कॉम्बिनेशन आप चेक करना कुंडलियों में, ऐसे आपको मिलेगा इस तरीके से कि ये परेशानी उनको होती है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने इष्ट देव को जरूर याद किया करो जब आप कोई भी चीज स्टडी करते हो, पढ़ते हो अपने मन में। क्योंकि हम चलो इतने छोटे बच्चे तो नहीं है कि प्रे करने बैठेंगे, बट अपने मन में एक बारी उनको जरूर याद करा करो कि हम जो भी सीखे वो सबके काम आ पाए चीज, और सबसे पहले आपके काम आ पाए, तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज ला पाओ। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल जो है सिंपल भी कह सकते हो। सिंपल तो है, बट साथ में क्या है कि बाकी एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस से ये बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी जो वैदिक और जो है जैमिनी सूत्रम नाड़ी, ये सबको, ये सबका आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिलता जुलता नजर आ जाएगा। लेकिन लाल किताब का आपको किसी से कुछ मैच होता हुआ दिखेगा नहीं। आपको कभी भी जो है किसी भी अनदर ब्रांच के साथ इसको जोड़ना नहीं है। सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान रखो कि कभी भी आप इसकी प्रिडिक्शन करो सिर्फ और सिर्फ फिर इसी के थ्रू करेंगे, और कोई भी बीच में जो सूत्र है ना वो नहीं लगाएंगे। सबसे पहले तो इस चीज का आप ध्यान रखो। वैदिक एक बिल्कुल अदर कॉन्सेप्ट है, ये बेशक उसी में से ही निकला है। लाल किताब में जब आप आगे 5 7 6 महीनों के बाद रिसर्च में आ जाओगे, जब आपको ये पूरी बुक आपको समझ आने लग जाएगी, तो आप देखना कि आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। इसमें नाड़ी भी है, इसमें जेमिनी भी है, और इसमें वैदिक के भी सारे कॉन्सेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम आज ही इसको मिक्स कर देंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगी चीज को समझना आपके लिए। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये समझिए कि हमने सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको कुछ पता है कि ये घर इधर उच्च का होता है, ये ग्रह ऐसे होता है, या इतनी डिग्री पे ये प्लेनेट है, वैसे तो आप लोग सभी नए हैं तो उनके आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग तो वैसे थे, तो ये मैंने वहां भी बताया था आपको कि बेसिकली जो हमारी सदियों से जो कुंडली चली आ रही है वो ये बनती है, जो नंबर 1 पे है। इसको बोलते हैं पारंपरिक कुंडली। ठीक है, या फिर ट्रेडिशनल कुंडली, जो सदियों से ऋषि मुनियों के द्वारा बनती आई है, और जो है इसके अकॉर्डिंग ही हमारी ज्योतिष जो है वो सारी प्रिडिक्शन करती है। तो इसलिए आपको जब भी आपको एस्ट्रो सेज पे सभी को उस दिन कुंडली बनानी दिखा दी थी, आ गई है सबको कुंडली बनानी, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं नहीं तो दोबारा नो से मैडम। समझाऊं। कमल जी आपने बना के देखी है एस्ट्रो सेज पे? हाँ बन जाती है मैम। बन गई ना? बस जी इतना सही काम होता है और कुछ नहीं करना। विठल जी आपको आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि आगे जाने का फायदा तभी है ना। विठल जी अनम्यूट करके बताओ कि आपको आती है कुंडली बनानी? आ गए मैम, आ गया देखा ना? मैंने उस वीडियो में, आ गए। बस ठीक है ठीक है, बस इतना सही काम करना है। और आपको जो वहां पे अगर आप वहां पे लाल किताब की प्रिडिक्शंस वगैरह पढ़ोगे, उनको किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है।
वो जो प्रेडिक्शंस दी गई हैं सॉफ्टवेयर में वो यूनिवर्सल है, सभी के लिए एक जैसी ही है। लेकिन आप जब करोगे तो आपकी प्रेडिक्शन अलग हो जाएगी, वो मैनुअल कंप्यूटराइज़्ड है कि ये प्लैनेट यहाँ है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ है तो इसको ये कर दो, पर आपने कभी भी उसके अकॉर्डिंग उपाय नहीं करने हैं देखकर, ठीक है? इसीलिए साइड इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं लाल किताब के उपाय के, कि जैसे वो सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि यहाँ पे ये रेमेडी लिखी हुई है सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, तो वो उपाय करने शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तब आप रेमेडी करने के लायक होंगे, ठीक है? आपको सिर्फ़ ये करना है, अपनी कुंडली देख ली आपने, ये आपकी लाल किताब की कुंडली बन गई। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने ये 12 नंबरों पे जाना है, जो 12 खाने हैं या 12 हाउसेज़ कह लो, 12 घर कह लो, आपका जो मन करता है वो करो। लेकिन ये बुक जब लिखी गई थी ना, उस टाइम जो है हमारी कंट्री में जो है उर्दू जो है ना वो बहुत फेमस थी। जो मेन लैंग्वेज थी वो उर्दू ही थी। इसीलिए इस बुक को जो लिखा गया जिस पर्सन ने रूपचंद जोशी जी ने लिखा, तो वो आप ये देखिए कि उन्होंने सारा इसका जो बखान है वो उर्दू लैंग्वेज में किया है क्योंकि आपके भी कोई बुजुर्ग होंगे ना अगर तो आप देखना कि वो सारे उर्दू ही पढ़ते थे और उर्दू ही लिखते थे। ठीक है? तो हिंदी का और इंग्लिश का कहीं पे भी नामो-निशान नहीं था दूर-दूर। तो वो मुश्किल क्यों हुई ये बुक पढ़नी? क्योंकि आगे-आगे क्या है हमारे इंडिया में हिंदी को मेन लैंग्वेज कर दिया और इंग्लिश को कर दिया तो उर्दू से तो हम तकरीबन बिल्कुल दूर हो गए। तो ये बुक जो है वो समझनी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई लोगों के लिए, ठीक है? इसीलिए ये बुक और हाइप पकड़ गई कि भाई साहब ये तो बहुत मुश्किल है, ये समझ में नहीं आती, ये तो इसको नहीं पढ़नी चाहिए, ये इसको नहीं पढ़नी चाहिए, मंगलबध को नहीं पढ़नी चाहिए, मंगलअच्छे को नहीं पढ़नी चाहिए। बस वो नाम एक लाल किताब लिखा क्योंकि मंगल के ऊपर ये सारी बुक लिखी गई है, क्योंकि रूपचंद जोशी जी ने मेन प्लैनेट जो है वो मंगल को लेकर चले। उनका कहना था कि जो मंगल है ना, वो एक ऐसा प्लैनेट है, जो पहले घर का कालपुरुष कुंडली का पहले घर का जो है वो मालिक है, कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग। अब जब कोई भी बात होगी तो सबसे पहले पहले घर की होगी। तो उन्होंने ये जो रेड बुक का उठाया वो फर्स्ट हाउस से ही उठाया और उसके बाद उन्होंने बोला कि मंगल का आपकी कुंडली में अच्छा या बुरा जो भी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपकी सारी कुंडली का जो कच्चा चिट्ठा है वो खुलेगा। क्योंकि आप देखिए ना, अगर हम किसी से मिलते हैं जब, तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है, आप सभी जानते हो। एक बारी किसी बंदे का इंप्रेशन गलत बैठ गया ना हमारे दिमाग में, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप उसका इंप्रेशन जो है ना मिटा ही नहीं सकते। आपका दिल चाहे मान जाए उस चीज़ को नहीं ठीक है अब लेकिन दिमाग में वो जो चीज़ बैठ गई ना सबकॉन्शियसली वो कभी हटेगी नहीं। दूसरा ये बताया गया कि मंगल का यहाँ पे अच्छा होना इसलिए भी बताया गया कि मंगल जो ग्रह होता है ना वो देह कारक होता है। हमारी जो पूरी बॉडी का ओवरऑल बॉडी का जो मेन प्लैनेट है वो मंगल है। ये हमारी देह का कारक है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, तो आपको ओवरऑल सब प्रॉब्लम्स जो होने वाली हैं फैमिली से, सिबलिंग से, अपने घर से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप लड़ लोगे और अगर वही खराब हो गया, तो फिर आप बाकी चीज़ों से कैसे लड़ेंगे? आप नहीं लड़ पाएँगे, आप में वो हिम्मत नहीं होगी। तो मंगल का इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर इसको एक्सप्लेन किया और इनका जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें सबसे पहले चीज़ लिखी गई कि हमें जो मिलता है हमारी कुंडली में, वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। आपके कर्म जो है वो कैसे हैं, आप सबसे पहले जब लाल किताब की कुंडली देखोगे, तो आपको कुछ नहीं देखना, फर्स्ट हाउस तो देखना ही है, चलो वो देह का कारक है आपकी बॉडी पे। उसके बाद आपने सबसे पहले अपना 9th हाउस आप 9th हाउस में जाओ, 9th हाउस का प्लैनेट चेक करो। 9 नंबर राशि तो कालपुरुष के अकॉर्डिंग लिखी है, ठीक है? अब उसमें प्लैनेट चेक करना है और 9 नंबर जो खाना है, उसका मालिक जो है वो कौन है? वो बृहस्पति है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखेंगे आप, यहाँ पे 9वें खाने में बैठा हुआ ग्रह और जो आपका बृहस्पति है। इन 2 जो प्लैनेट्स को पकड़ के आपने पूरी कुंडली को प्रेडिक्ट करना है।
अब मैंने 9 नंबर खाना क्यों लिया? जब हमारा बर्थ होता है ना, वो किसी वजह से होता है। हम ऐसे आसमान से तो कूद नहीं गए, आसमान से तो फेंका नहीं हमें किसी ने, ठीक है? एक प्रॉपर हम 9 महीने का जो टाइम पीरियड लेकर बर्थ लेकर इस दुनिया में आए हैं। तो 9th हाउस आपके फादर का है। आप सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में क्या देखेंगे कि आपके फादर की क्या कंडीशन थी जब आपका बर्थ हुआ? उनके कैसे हालात थे कि आपका बर्थ कैसी कंडीशंस में हुआ? जब तक किसी की भी कुंडली में चाहे महान से महान हस्ती हो, जब जब तक उस पर्सन का 9वां घर बृहस्पति और 9वें घर का प्लैनेट, जब तक ये 2 प्लैनेट उसको साथ नहीं देंगे ज़िंदगी में, वो पर्सन कभी राइज़ नहीं कर सकता। बिकॉज़ कि वो पीछे से ही कुछ ऐसा डेप्थ लेके आया है कि अब पूरी ज़िंदगी उसको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एफ़र्ट करना है, धक्के खाने हैं, मेहनत करनी है, करते ही जानी है। अब ये मैंने क्यों बोला एफ़र्ट का? क्योंकि 9th में बैठा हुआ प्लैनेट वो एस्पेक्ट यहाँ 3rd से एस्पेक्ट आता है, तो वो 9th में आता है। तो ये दोनों घर ना एक तरह से 3 और 9 जुड़ जाते हैं। जब भी आप देख लो हमारी किस्मत खराब होती है या वीक होती है या समझ लीजिए कि बहुत स्ट्रगल होता है किसी की लाइफ़ में, तो आप ये देखिए हम क्या करते हैं? एफ़र्ट ही तो करते हैं ना, मेहनत ही तो करते हैं ना फिर। लगे रहते हैं, भाग-दौड़ में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो इसलिए इन 2 घरों का जो है सबसे पहले आपको 9वां घर वहाँ की राशि जुपिटर, जुपिटर का ये 3 चीज़ें आप देखकर आगे चलें। अब आप में से मुझे एक जना बताइए कि आप लोगों के 9वें घर में जो है क्या प्लैनेट बैठा है और बृहस्पति कहाँ बैठा है? अगर आप लोगों को नॉलेज हो गई या थोड़ी-सी उस वेबिनार के बाद या बताइए कि कहाँ बैठा है आपका 9वें घर का जो बृहस्पति है वो कहाँ जाके बैठा है और वहाँ पे कौन-सा प्लैनेट है? ये बताइए। कोई एक जना बता दीजिए कोई नहीं, मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें गाइड करती जाऊँगी। काल पुरुष के इसी के हिसाब से बताना है ना मैम? हाँ जी, हाँ जी मैम, तो बृहस्पति 8 में है, 8 में बैठा हुआ है। 8वें में बैठा 8 है हाउस में। हाँ जी। और क्या प्लैनेट बैठा है 9th में? 9th में कुछ नहीं है मैम। ठीक है? अब आप यहाँ पे कहानी समझिए। जी। कि भाग्य का जो ग्रह था कालपुरुष के अकॉर्डिंग बृहस्पति वो अपने से हाँ एक जी। घर पीछे बैठ गया। कहाँ बैठ गया वो? 8वें घर में। 12th में मैम। हाँ 8वें जी। में बैठ गया ना, 8वां घर किस लिए है? ओ, वो 12th है, वो तो हाँ चलो जी। अलग चीज हो गई ना कि अपने से पीछे बैठ गया जाके, कोई नहीं। लेकिन ओके। अब वो बैठा है, जी 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 कहाँ बैठ गया वो? अंधेरे में जाके बैठ गया, अपने ही घर जी के बाहर बैठ गया। जी अब उसको अपने ही घर में जाने की एंट्रेंस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अंधेरे में है, उसको रास्ता ही नहीं दिख रहा। जी। अब क्या होगा, हम्म, ऐसे पर्सन की लाइफ में गाइडेंस की बहुत बहुत शॉर्टेज रहेगी। जी मैम। गाइडेंस मैडम मिलनी मैं नहीं, गाइडेंस मिलनी नहीं। और 9th जो आपका जुपिटर जो है काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग जो है हम फादर को लेते हैं और दादा को लेते हैं। तो जी अब आप उनके हालात बता दीजिए कि फादर के कैसे रहे, स्टडी के कैसे रहे हैं, इवन आपकी जर्नी कैसी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो आप ही हो। जी मैम। खराब मैम रही सारी, हाँ जी मैम। ठीक है? तो एक जी छोटे से आप 9th हाउस के प्लैनेट से सबसे पहले आप प्रिडिक्शन करना सीखोगे कि मेरा भाग्य में क्या लेके आया हूँ और जो है मेरे भाग्य का प्लैनेट जो है वो कहाँ बैठ गया जाके। जी तो आपको अपनी ज़िंदगी में जो है गुरु का साथ बहुत मुश्किल से मिलने वाला है और अगर मिलेगा भी तो ऑल ऑफ द सडन मिल जाएगा कहीं। जब आपने सोचा नहीं होगा तब उसका साथ मिलेगा, जब आप सोचोगे तो नहीं मिलेगा। ओके मैम। होता है ऐसे आपके साथ? हाँ जी मैम। तो ये बिल्कुल चीज़ हुआ है।
ये चीज आपने देखनी है, इसमें बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन जो है ना, आगे जो ग्रामर का पार्ट आएगा थोड़ा डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, क्योंकि ना लोग इसको डिफिकल्ट कर देते हैं। मैं कहती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में सीखो आप। लगातार 3-3 6-6 महीने के कोर्सेज चल रहे हैं, दिमाग खराब हो जाता है। एक पर्सन से आज मेरी बात हो रही थी, कैन यू बिलीव कि वो कहते हैं कि हमारी क्लास 4-4 घंटे चल रही थी जी पिछले जी। 2 साल, और मुझे डायबिटीज हो गई 4-4 घंटे। ओह, अब आप ये बताओ कि जो टीचर, वो तो टीचर भी मुझे लगता है डिप्रेशन में है, जो 4 घंटे क्लास लेके बैठे। हाँ जी, सही बात है। मैं तो 1 घंटे से ज्यादा पढ़ा ही नहीं सकती, 1.5 घंटा हो गया बस बहुत है। सामने वाले की भी जी यार थोड़ी हिम्मत देखो कि एक बंदा सारा दिन काम कर रहा है, जी ठीक है, उसका शौक है, वो अटेंड कर रहा है कि भाई मेरे को कुछ सोल्यूशन चाहिए, बट इतना थोड़ी। क्या आप 4-4 घंटे, साढ़े 4-4 घंटे, ये तो पूरे दिन की पढ़ाई हो गई। आप क्या स्कूल में पढ़ रहे हो? हाँ जी तो जी वो जी। वो ये मेरे को बात कर रहे थे दोपहर को कि मैम आप ये देखिए कि मतलब 4 घंटे में पढ़ता था, उसके बाद जो है अ, हमारी जो है मतलब उनको बहुत नॉलेज थी, हमारे टीचर बहुत नॉलेजेबल थे, नो डाउट, बट उसको डिलीवर नहीं करना आ रहा था। वो एक जी चीज को बहुत लंबा खींच रहे थे, और जी आज के टाइम में लंबा खींचने का मतलब है कि आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, दूसरे का भी कर रहे हो। आज के टाइम में जितना जी आसानी से चीज समझा पाओ, समझ पाओ, वो सबसे अच्छी चीज है। तो मैंने यही सोचा है कि भाई मैं अगर कोर्सेज दूंगी भी ना, तो मैं हद से हद 3 से 4 दिन से ऊपर दूंगी ही नहीं। भाई मेरे को ब्रेक चाहिए। पागल थोड़ी होना है हमने एक ही जी, चीज को रिपीटेड रिपीटेड टेलीकास्ट करते हुए, है ना? तो ये चीज है। बिल्कुल तो मैम। गुरु का जी साथ जो है ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है। मतलब स्टडी जो है, आपकी स्टडी कैसी रही मैम? मैम, बीच बीच में खराब हो गई मैम। है ना? तो पढ़ाई पूरी नहीं कर जी, पाए, नहीं पढ़ाई का नहीं कोई नहीं, फायदा नहीं मिला होगा। नहीं मिला मैम। ठीक है ना? तो ऐसा होता है, जब जो आपका काल पुरुष का जो लॉर्ड है वही 8वीं में बैठ गया, तो आप ये देख लो ना कि ये पढ़ा या अनपढ़ बराबर है, कोई फायदा नहीं इसका पढ़ने का। ठीक है? जी अब जी अब जी ये चीज जैसे कि यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है। मतलब सबसे पहले 9th हाउस अपना भाग्य चेक कीजिए, उसके बाद बाकी चीजें चेक करिए। अब इसके बाद मैंने उस कुंडली में उसमें आपको बता दिया था कि ये कैसे हम वर्षफल भी देखते हैं, वो सारा आपको आता है। मैंने इसीलिए आपको ज्वाइन कराया था कि मेरा भी टाइम बच जाएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा, और भी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी एक्स्ट्रा, जो बिना बिना पैसे की है वो भी मिल जाएगा आपको। दूसरा, लाल किताब में बोला गया कि आपको ज्योतिष बनने का, ज्योतिषी आपको अगर बने हो आप, और आपको अगर किसी के जो देखने का हक मिल गया है कुंडली का, या आपको ये किसी की कुंडली आपके पास देखने के लिए आई है, तो आपको उसका इलाज करने का हक सिर्फ और सिर्फ बीमारी का है। आपको मैं सिर्फ बीमारी का हक दे रहा हूँ कि कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई पैसे से लेकर किसी चीज से। लेकिन अगर आप किसी की मौत या जन्म का कच्चा चिट्ठा जो है आप खोलना शुरू कर दो कि भाई तू तो 4 दिन में जाने वाला है, या तेरे घर में बेटा होने वाला है, या बेटी होने वाली है, साफ साफ पहले ही चैप्टर में क्लियर किया गया है कि आपको ना तो किसी की औलाद के बारे में बताना है। आप ये बता सकते हो औलाद हो जाएगी, इतने टाइम में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप भेद खोलोगे, तो आप कह रहे हैं कि आप उस जो परमात्मा की शक्ति है और इंसान, आप जो है ना उसकी शक्ति के बीच में आ रहे हो, तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। मैडम मैडम, अगर कोई पूछता है कि मेरा लड़का हो गया तो लड़की तो भी नहीं बताना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ठीक। स्पेशली यहाँ पे बोला गया स्पेशली कि आपको जो है, अगर आप दूसरों का जो खुदाई दावा है, खुदाई दावा क्या होता है? जो प्रभु की मर्जी है। अगर वो प्रभु की मर्जी आपको पता भी लग गई, दिख भी गई कि इसके साथ ऐसा होना है, तो वो आपका हक नहीं है बताना। वो उसकी मालिक की इच्छा है कि उसने मारना है या रखना है, लड़का देना है, लड़की देनी है। आपका कोई हक नहीं है बताने का। वो प्रभु की एक छुपी हुई जो है ना, एक वो है उसकी मतलब क्या कहेंगे हम, कि उसका आशीर्वाद है। वो उस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, उसमें आप कुछ नहीं करेंगे। तो ओके आपको वो मैम। भेद खोलना नहीं है कभी भी। साफ लिखा गया है कि आपको कोढ़ की बीमारी हो सकती है। अगर आप इस तरीके से किसी को जो है इस तरीके का भेद खोलोगे,
कि भाई तेरे लड़का होगा। ये बहुत लोग पूछते हैं। अभी 2-4 दिन पहले कंसल्टेशन आई मेरे पास, डॉक्टर हैं दोनों, डेंटिस्ट है दोनों, 12 साल की बेटी है और उनको बेटा चाहिए। मैंने उनको सिर्फ यही राय दी है कि बच्चा जरूर होगा आपके 24 में, ठीक है, लेकिन क्या होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैडम मैं हमारे हमारे बहुत एथिक्स, जन पूछते हैं। बहुत जने पूछते हैं, लेकिन आप अपने एथिक्स पे अड़ो। जो लोग भी इस देखो, मैं एक चीज और बताऊं आपको, आज के टाइम में इतने एस्ट्रोलॉजर्स परेशान क्यों हैं, इतना इतना पैसा कमाते हैं, चलो इतना अच्छा पढ़ाते हैं सब कुछ, फिर भी उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो हेल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने ऐसे सारे जो भेद थे वो खोल दिए। तो आपको आपकी औलाद को भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं, आपका अंत जो है। हमें हक नहीं है, हम भगवान नहीं है, हमें तो भगवान ने इतनी सी परमिशन दी है कि ठीक है, किसी का दुख दर्द है ना, किसी को बीमारी है, किसी को पैसे से दिक्कत है, किसी को घर की दिक्कत है, भाई कोई बात नहीं, आप दो रेमेडीज दो, उसकी बंदे की जो है दुआ लो, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। अगर आप इसी को ये कहो कि भाई मेरे पास तो अब सब कुछ मुझे ज्ञान हो गया, अब तो मुझे दिख रहा है कि इसके तो फलानी तरीक को ऐसे होने वाला है, अरे नहीं, आपका काम है उसको बेस्ट गाइडेंस देना कि भाई बच के रहो, फलानी तरीक को ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो जाए, अपने आप को अवेयर रखो। जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कभी भी इन चीजों में नहीं जाते। जो ये बीच के लोग होते हैं ना वो बहुत कुछ करते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप अगर ज्योतिषी बनने जा रहे हो तो एथिक्स बहुत बड़ी चीज है, जो एक रूल है जो बोला गया है ज्योतिष में वो नहीं भूलना चाहिए हमें, कभी नहीं बताना चाहिए किसी को, ठीक है। उनसे इस तरह आप ये बोलिए कि मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि बच्चा होगा या नहीं होगा, हम ये नहीं बता सकते कि लड़का होगा कि नहीं। आपको जो बताता है आप प्लीज उनके पास जाइए। बात खत्म है, ठीक है। इन चक्रों में आपको कभी भी पढ़ना ही नहीं है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। जैसे मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रही हूँ, तो अभी वही बात हो रही थी हमारी हमारे टीचर से कि बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करने के लिए आपके पास आएंगे, बट आपको डगमगाना नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप है। आपको नहीं पता, आपके एक वर्ड से वो बंदा जाके अबॉर्ट करा दे, आप सदियां सदियां आप उस कर्ज के अंदर आ गए हो। जो मर्जी कर लो आप दान पुण्य, अब तो कई सदियों तक उसका भुगतान करना पड़ेगा। आप किसी जिंदा मतलब जीव की मौत का कारण बनोगे। लोग बेवकूफ होते हैं, आपको पता है कि वो जैसे ही पता चलता है 2 बेटियां 3 बेटियां अबॉर्ट करा देते हैं या कुछ। भाई मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने बच्चा जो है इस दुनिया में लाने का फैसला किया तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे आप? यस मैम। आप उसको एक्सेप्ट करनी, फिर लाओ मत ना, आप मत लाइए, उनसे साफ बोलो कि मत लाओ। और ये होता पता है किनके साथ है, जिनके घर में ये बेटियां ज्यादा है या कुछ है, जिनका जुपिटर खराब होता है, 9th हाउस अफ्लिक्शन में होता है। आप देखना 9th हाउस अफ्लिक्शन में है, बेटा कहाँ से आएगा? यस मैम। ठीक है। जो मेन कारक है, जो ब्रह्मदेव है, बृहस्पति को ब्रह्मदेव कहते हैं, अगर ब्रह्मा जी हुई जाके खड्डे में बैठ गए इनके, तो बेटा या बेटे का सुख देगा कौन? नहीं दे सकता। क्रिएटर, जो क्रिएटर है पूरी दुनिया का, वही खड्डे में बैठ गया जाके, वही अंधेरे में बैठ गया, आपको क्या मिलेगा दुनिया? हुआ ना, कुछ समझिए ऐसा। हाँ जी मैम। ठीक है। तो ऐसा होता है, तो बेटे का सुख है आपकी लाइफ में? नहीं है ना। नहीं है मैम। तो ये बहुत बड़ी चीज है, तो अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी। तो ये फर्स्ट चैप्टर में यही बताया गया कि जो खुदाई दावा है उसके बीच में नहीं पढ़ना आपने। आप अपनी प्रिडिक्शन करिए, उसका मार्गदर्शन करिए। आपका काम है किसी के रास्ते में चलते चलते, बहुत तेज बहाव है पानी का, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था किसी का, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, बिजनेस डाउन हो गया, कुछ लॉस हो गया। तो आप उसको जब रेमेडीज दोगे, तो उसके रास्ते में जो रुकावट आई है, जो पत्थर आ गए हैं उस पानी के रास्ते में या बहाव में, तो या फिर समझ लीजिए कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो गई, मान लीजिए किसी का कोर्ट केस हो गया, उसके बंदे को एकदम से मतलब जेल में ले जाने के लिए ऐसा कुछ हो गया, केस हो गया है ना, कोई खून खराबा हो गया। अब ऐसे में ये रेमेडीज बहुत काम आती है। आप यहाँ पे हेल्प बहुत कर सकते हो। तो आप जब उसकी हेल्प करोगे तो ये रेमेडीज क्या करती हैं? रेमेडीज कुछ नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं कि आप में वो विल पावर ले आती है। आप जब रेमेडी कर देते हो ना, कुछ डोनेट कर देते हो या कुछ पहन लेते हो, तो ये जो आपका 3rd हाउस है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका।
तो वो एक्टिव हो जाता है, वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है और वहीं से आपकी जो जर्नी है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। जो रुकावट आई आपको लगता है लो भी मैंने तो रेमेडी कर दी, अब तो हो गया मेरा काम। वो सिर्फ और सिर्फ आपको विल पावर देती है, आपकी जो एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो गई है उसको वो प्योर करने का काम करती है। क्योंकि हमें जब मुसीबत आती है हमारी ज़िंदगी में, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, मुझे लगता है कमल जी चले गए क्या है? नहीं है, मुझे लगा दिखे नहीं। तो क्या होता है, तो ये एनर्जीज़ हमें सिर्फ वो क्लियर करने की रेमेडीज़ जो है काम करती है, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग आगे जानेंगे, अभी तो बहुत छोटी-सी चीज़ें हैं। अब इसके बाद आपने वर्षफल का देख लिया कि वर्षफल में आपको इस तरीके से देखना है कि जब आपका जो प्लैनेट है मेनली जो आपके नेटल चार्ट के प्लैनेट है जो जहाँ-जहाँ बैठे हैं, वो वर्षफल में जाकर कहाँ बैठे हैं, ठीक है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ फर्स्ट हाउस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, फर्स्ट हाउस को और 7th हाउस लाल किताब में। इसको बोला गया है फर्स्ट हाउस को राजा और 7th हाउस को बोला गया है वज़ीर। जो भी प्लैनेट वर्षफल में आपके फर्स्ट हाउस में आ जाता है, उसको पूरी कुंडली उस साल होल्ड करने की पावर मिल जाती है। अब पूरा कंट्रोल जो है वो उस प्लैनेट पे होने वाला है, ठीक है? तो अब आप ये देखिए कि अब उस प्लैनेट ने आपके साथ क्या-क्या करना है, आपने वो आगे सीखना है। मरकरी जब देखो यहाँ पे इस बंदी का जो है ये डॉक्टर है, डेंटिस्ट है ये, तो ये देखिए कि इनके अभी जो वर्षफल में इनके मरकरी लगन में आया है, तो मरकरी जो है इनके लिए बहुत अच्छा सब कुछ लेके आया है। इनके साथ लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई, किस चीज़ से रिलेटेड? अपने वीनस से रिलेटेड, ठीक है? क्यों? जब भी कोई प्लैनेट अपनी नेटल चार्ट में अपने नेटल स्थान पे दूसरी जैसे चौथे घर में पड़ बैठा है वीनस और वर्षफल में भी वो वीनस चौथे घर में आया है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब कोई प्लैनेट अपने मुड़ के सेम ही हाउस में आता है तो एक बड़ा इवेंट देगा। कुछ बड़ा कुछ चेंज लाएगा। अब ये चेंज क्या लाएगा? अब ये बताएगा इसके सामने वाला प्लैनेट, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ अलग हैं, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो अब इसके पर्सन का क्या हुआ कि अच्छे भले इनके साथ रह रहे थे, कुछ ऐसा डिस्प्यूट हुआ कि वो इनको छोड़ के थोड़े टाइम के लिए कहीं दूर चले गए, अपने पेरेंट्स के पास चले गए 1.5-2 साल के लिए कि मुझे नहीं रहना। अब जैसे ये अगले साल चेंज होगा, तो बताएगा वीनस कि वो वापस आएँगे, कब आएँगे, कैसे आएँगे। तो बड़ी सारी चीज़ें सिंपल-सिंपल बता रही हूँ, बहुत गहरी चीज़ें हैं, वो अभी आप अटक जाओगे बीच में इसलिए नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, फर्स्ट हाउस आपका गद्दी है और सेकंड हाउस जो राजा का हुक्म मानने वाला वो बिल्कुल सामने बैठा हुआ प्लैनेट है। अगर वो खाली है, मान लो क्वेश्चन यही आएगा कि भाई वो खाली है मेरा जैसे इनका खाली है, तो कोई बात नहीं आप उसका लॉर्ड देखो कहाँ गया है फिर। तो वो कहाँ चला गया है? वो बैठा है 4th हाउस में। तो अब आप वीनस 4 के रिजल्ट देखोगे कि 4th हाउस में वीनस क्या करता है। वही रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है? यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप यहीं पे बता दीजिए मुझको। नो सबको समझ में आ रहा है ना? नो मैम मैडम, ये लेकिन आपने मैं कहा फर्स्ट हाउस खाली है, यहाँ तो जुपिटर है। नहीं, फर्स्ट हाउस खाली नहीं बोला मैंने, 7th हाउस खाली बोला कि वजीर वाला खाना खाली है। मैम हाँ जी, बताइए। मैम ये वर्षफल में राहु और केतु कैसे पीछे के हाउस में केतु है और हाँ, आमने ये सामने क्यों नहीं है? ये ये हाँ आगे जी। आगे का पार्ट है, आपको पता चलेगा। ओके ओके ये ओके। क्या होता है कि यहाँ हाँ मैंने तभी बोला कि इसकी जो हाँ जी। चीजें हैं ना लाल किताब की, आपको कहीं नहीं मिलेगी जो इसमें मिलेगा। इसमें राहु केतु सेम हाउस में भी आ जाते हैं। सेम में? अच्छा जी। राहु केतु वर्षफल में जैसे यहाँ पे ये ऑपोजिट बैठे हैं ना, 3rd और हाँ 9th जी। का एस्पेक्ट लेकर,
तो हाँ जी, आप देखोगे कि बहुत बार कई जनों की कुंडलियों में वर्षफल में वो एक ही हाउस में आ जाते हैं। ये सिर्फ लाल किताब में ही होता है और कहीं नहीं होता। हाँ जी, 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 तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो नोड है, वो जो सांप है, वो इकट्ठा हाँ होके जी। कहीं एक ही जगह पे आ गया। अब भारी कुछ वहां पे हरकत होने वाली है। ओ, ठीक है, तो इस तरीके जी, से इसकी रेमेडी जो है वो काम करती है। अब मैंने आपको ये चीजें तो क्लियर कर दी हैं। हाँ दूसरा, जी, इसमें चलेंगे आगे हम लोग कि इसके बाद आपने ये देखना है, इसके बाद आपने ये देखना है कि जो फर्स्ट हाउस है उसको मेष राशि दिया गया है। इस तरीके से आपने सभी को जो है, जो मेन राशियां हैं काल पुरुष कुंडली की, कोई अलग नहीं, ये 12 खानों की 12 पक्की राशियां हैं, इनको बोलते हैं 12 पक्की राशियां। तो पहले में मेष, दूसरे में वृष, टॉरस, फिर है जेमिनाई, फोर्थ में कैंसर, फिफ्थ में लियो, सिक्स्थ में वर्गो, सेवेंथ में लिब्रा, एट में स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस 9 में, और कैप्रिकॉर्न 10 में, और एक्वेरियस 11 और पाइसिस 12 में। तो बस इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, ये सिंपल चीज है, ये तो सबको पता लग ही गया होगा कि 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। याद करने वाली चीजें अब शुरू होंगी। इसमें क्या होगा, आपको कल तक अब आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, करनी है, कि किस खाने में कौन सा प्लेनेट अपनी जड़ का है, यानी कि किस प्लेनेट का वो पक्का घर है। जैसे सूर्य को यहाँ पे पहले घर का लाल किताब ने पक्का घर बताया है, ओ पक्का प्लेनेट बताया है। तो सूर्य का पक्का घर अगर कोई आपसे पूछे लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो वो पहला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओ तो सूर्य की राशि आती है 5वें घर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो 5वीं राशि का, यानी कि पहली राशि का जो मालिक बनाया गया है ना, वो एक तरह से 5वें घर का ग्रह बताया गया है, बनाया गया। दूसरे घर का मालिक बनाया गया है, पक्का जो घर है वो जुपिटर का है। यहाँ पे पक्के घर से मतलब मैं बता दूं आपको, वो ये है कि इन प्लैनेट्स का हमेशा हमेशा यहाँ पे दबदबा रहेगा। इन प्लैनेट्स के ऊपर यहाँ पे कोई भी जो है पर्सन बैठा हो, कोई भी जो प्लैनेट आके बैठ जाए वर्षफल में या आपके नेटल चार्ट में, तो आपने इनकी प्रेजेंस हमेशा इन घरों में लेके चलनी है। यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा आ गया दूसरे घर में आपके चार्ट में, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि मान लीजिए ये कालपुरुष की कुंडली बनाई है हमने, ये घर पक्का किसका है, सूर्य पहला। का। अब यहाँ पे क्या आया है, जुपिटर आ गया है इनके लगन चार्ट में। तो यहाँ पे इस बंदे को जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो बहुत बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई होगी, इनके जो दादा होंगे, इनका जो भाग्य होगा, और इसके फादर भी इवन बहुत हाई प्रोफाइल होंगे। क्योंकि जो लगन में, यानी कि तख्त पे, यानी कि इस गद्दी पे जो प्लेनेट बैठा है, वो सूर्य का अगर मित्र आ गया तो पावर क्या हुई, डबल हो गई ना। तो जी, खाली जी, हम लोग सिर्फ जुपिटर को देखकर नहीं चलेंगे कि जुपिटर का यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, जी नहीं, बुरा भी हो सकता है। इसमें दोनों तरह की मंदी निशानियां आगे आप पढ़ोगे तो पता लगेगा, दोनों तरह की निशानियां हैं। लेकिन एक चीज से आप कंफर्म सिर्फ पक्का कर सकते हो कि अगर उस घर का जो पक्का प्लेनेट है, ग्रह है, अगर उसका कहीं मित्र आ गया ना उसके घर में, तो फिर दो मित्र बन के मिलके क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात आपको। तो यस मैम। आपको जो है ये चीज अब याद करनी है। तो ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगी, आप या स्क्रीनशॉट ले लेना, या जैसे भी करना होगा कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जरूर ले लो।
फिर इसका आपको याद होना चाहिए, ये प्रेडिक्शन में काम आएगी चीज़। एक ये सबसे पहले याद करने वाली चीज़ है। ठीक है? तो दूसरे घर में पक्का प्लैनेट जो है, दूसरे घर का पक्का मालिक जो है वो जुपिटर है। तीसरे घर का दिया गया है मंगल को। चौथे घर का दिया कल आपने 12th हाउस में भी जुपिटर आप खुद कह रहे नहीं, थे कि नहीं, भूल नहीं, गई आप। नहीं, 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 राहु ही है, राहु ही है। वो मैंने चेक कर लिया। वो मुझे भी कंफ्यूज कर नहीं, दिया उन्होंने। हाँ वो क्वेश्चन तो आपने ऐसे। नहीं, मेरे को पता हाँ उस हाँ। टाइम इतना रश था ना, मतलब इतना ज्यादा पैनिक था ना कि मैं भी हम्म। मैंने पता क्यों बात नहीं काटी उनकी। क्या होता है हाँ। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, जो बंदा कह रहा है ना उसको एग्री करो। यस मैम। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक कह रहे हो। क्या है, बहस थोड़ी कर सकते हैं। वो नहीं बंदे को ठीक। गलत सिखाया गया है। वो बंदे को ही गलत सिखाया गया है। यहाँ पे ओके राहु क्यों दिया गया मैं ओके। बताती हूँ आपको आगे। यहाँ पे जुपिटर का जो है जुपिटर को तो 12वें घर का काल पुरुष का माना गया है। और यहाँ हाँ पे हम बात कर रहे हैं पक्के ग्रहों की। हाँ हाँ समझ गया मैं। ठीक है, तो वो बंदा कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पे तो जुपिटर का घर होता है। तो 2 सेकंड के लिए तो मुझे भी लगा कि जुपिटर मैंने की राशि है गलत। बोलते हैं। हाँ। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे पीछे बताया ना आपको कि यहाँ पे अब हम पाइसिस पढ़ेंगे तो इसके साथ जुपिटर ही है ना वो। पाइसिस का मालिक कौन है, जुपिटर ही है। तो वो यही चीज कर रहा था कि आपने राहु क्यों लिखा, वो बंदा कंफ्यूज था। चलो ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि पहले का ये हो गया, दूसरे का जुपिटर। अब आप एक खास चीज देखो कि जुपिटर जो है वो कितने घरों का मालिक है। 1, 2, 3 और 4। 4 हाँ। इसके अलावा जुपिटर 12वें घर का भी काल पुरुष का है, 5वां हो गया। हाँ। तो आप ये देखो, लाल किताब में नाड़ी में काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग जुपिटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। 5 घर ये लेके बैठा है। और अगर हम इनकी दृष्टियां चेक करें तो ये हर जगह पहुंचा हुआ है। हर खाने को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा ये। ठीक। और क्या कहा जाता है कि जहाँ पे जुपिटर होता है ना, असल में वहां पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता उसका। उसका कारण ये है कि ये इतना भारी ज्ञान का प्लेनेट है। इतना भारी भरकम हैवी प्लेनेट है। वैसे भी ये अगर वेट वाइज भी साइज वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लेनेट बताया गया। और वैसे भी कहते हैं जहां बैठता है तो वहां पे भारीपन लाता है। वहां पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता उस हाउस में इसका, जितना जहां पे इसकी दृष्टि जारी होती है वहां पे देता है ये। ठीक। तो यहाँ पे अब आप देखो कि जुपिटर को स्पेशली लेके चलना है, इसीलिए मैंने पहले पहले ही आपको बताया कि 9th हाउस सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर 9th हाउस का प्लैनेट जुपिटर अच्छी जगह पे अपने घरों में प्लेस है, जैसे 5 में, 2 में, 11 में, तो फिर लगभग जो है ना आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा आया है। तो इतनी सारी जो है परेशानियां शायद ना झेलनी पड़े आपको। ठीक है। क्योंकि वो होल्ड लेके बैठा है ना, आपकी औलाद के घर का भी होल्ड लेके बैठा है। आपकी फैमिली का भी होल्ड लेके बैठा है। जहां से हमारे किए कराए हिसाब किताब का होना है उसका भी होल्ड लेके बैठा है। तो ओवरऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट हुआ वो जुपिटर हुआ, बृहस्पति हुआ। ठीक। तो इस तरीके से चौथे घर का चंद्रमा हो गया, 5वें का फिर जुपिटर हो गया, छठे का यहाँ पे केतु को बताया गया है। क्योंकि केतु खुदाई का प्लेनेट है। खुदाई मतलब कि जो टूल्स होते हैं ना खोदने वाले, वो यस केतु से होते हैं, नुकीले। जो बेसमेंट्स होती है ना, कई लोगों को नहीं पता होगा बेसमेंट कौन से प्लेनेट से दिखते हैं। कई लोग कहते हैं मरकरी से दिखते हैं। जी नहीं, वो केतु से देखा जाता है। अब देखिए कि जो फ्लोर सिस्टम स्टार्ट हुआ है सारे शहरों में। आप कहाँ से हो अभिषेक? मैम मैं उड़ीसा से अच्छा। अब आप ये हूँ। देखो, अब ये देखो कि जो फ्लोर सिस्टम अभी शहरों में स्टार्ट हो गया है, केतु इसलिए भी बिगड़ गया सबका। सबने केतु एक्टिव कर दिया। अच्छे भले इंडिपेंडेंट घरों में रहते हुए लोगों ने फ्लोर सिस्टम शुरू कर दिया। ये जो फ्लोर बनते हैं ये केतु के हैं। जो चीज भी टुकड़ों में हो गई तो वो केतु एक्टिव हुआ वहां पे। कोने वाला घर केतु का। कोने वाले घर को बहुत अच्छा मानते हैं लोग। कभी भी कोने वाले घर में नहीं रहना चाहिए। कोने वाला घर आपको अकेला छोड़ेगा।
का वहां पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता कोने वाले घर में। आप जरा नजर मारना आज के बाद कि कोने वाले घरों की क्या हालात है। वहां पे अकेले बैठे होंगे लोग। मैडम मेरे घर के मेरा मैं जहाँ रहता हूँ, अगर वहां से आप कोना देखेंगे तो वहां पर एक लेडीज आंटी अकेली रहती हैं। उनके मेरे हस्बैंड जॉब को करते हैं बाहर। मेरे तो पास यहाँ पे 10 मकान है, सबके सब उड़ गए, सब जहान से ही उड़ गए। है ही नहीं, एक एक बंदा बैठा है बस घर में, इतनी बड़ी बड़ी हाँ कोठियां हैं, अकेले बैठे हैं। हाँ मैं हाँ। मैम क्यों, ऐसा क्यों है? केतु है ना। केतु अकेला पहले तो छोड़ देता है? अकेला छोड़ता है, उसने अकेला करना है आपको। कोने वाले मकान जो है ज्यादातर उन लोगों के होते हैं, ज्यादातर जिनके लड़का नहीं होता। अगर होगा तो वो वहां से निकल गया होगा, चला गया होगा इधर उधर कहीं पढ़ने, कहीं दूर जॉब के लिए, लेकिन वो वहां नहीं होगा। कोने वाले घर में कभी जो है औलाद कहते हैं कि नहीं बस सकती। बड़ी डीप चीजें हैं। ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से वास्तु में सीखी कि क्यों ऐसे घरों के लिए लोग मरते हैं कि कोने वाला घर चाहिए, एल कॉर्नर का चाहिए। वो अपनी बर्बादी को संदेश देते हैं। ठीक है, तो सातवें घर को बुध और मरकरी का, जैसे मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया था। सैटर्न और मार्स 8th को, जुपिटर 9 और सैटर्न 10 और जुपिटर फिर 11, और 12वें को राहु का दिया गया। यहाँ पे राहु क्यों दिया गया मैंने उस टाइम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। राहु एक तरह से विदेशी प्लेनेट है, विदेशी कल्चर है। आपका जो है समझ लीजिए ये आपके सर का लेफ्ट पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट हमारा इमोशनल पार्ट होता है, राइट पार्ट हमारा लॉजिकल रीजनिंग का होता है। यहाँ पे राहु को देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में खुराफाती ख्याल रहेंगे, और अगर आप राहु जैसे हरकतें जो है उसकी, उस प्लेनेट से मिलते हुए जो कारक तत्व है उसके करते हैं, तो आपका 12th हाउस तो अफ्लिक्शन में आएगा ही। साथ में क्या होगा कि धीरे 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 बीमारियां हो जाएंगी। धीरे धीरे आप अपने घर से जो है हो सकता हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, और इतनी आपकी जो है वो कोई ना कोई किसी से लड़ाई झगड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ ऐसा हो जाए कि जेल तक पहुंच जाओ। इवन यहाँ पे ना राहु बड़ा सोच समझ के दिया गया। मैं तो इतनी हैरान होती हूँ इस बुक को देख करके, कैसे प्लैनेट्स को सेट किया गया। वो पर्सन कितने इंटेलिजेंट थे जिन्होंने इतनी रिसर्च के मतलब कैसे आसानी से चीजें बिठाई। देखिए राहु 12th हाउस पे क्या करता है। यहाँ पे बोला गया जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना, 3 स्पेशल वर्ड बोले गए जो किसी हाउस के लिए नहीं बोले। उन्होंने बोला कि ये जो है आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा है जो हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब हमें कोई वो लगता है ना, झटका लगता है, किसी की हर्ट होते हैं जब हम किसी की बात से, तो 12th हाउस आपका अफ्लिक्शन में होता है, तो आप बार बार झटके खाते हो। आप इसलिए बार बार जो है परेशान होते हो, और आपको फिर धीरे 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 गंभीर बीमारियां लगती हैं। यहाँ पे जेल जो है ना, वो वाली जेल नहीं बताई, तिहाड़ जेल या इधर वाली जो जेलें पत्थर की बनी होती, नहीं। आपके विचारों की जेल बताई है। हॉस्पिटल बताया है तो वो बीमारी आपके दिमाग की बताई गई है, सोच की बीमारी है। ठीक है, तो जेल जो है आपके दिमाग के जो विचार कैद हो रखे हैं ना, धीरे 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 आपके प्लेनेट जो भी 12th में है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे रुके हुए हैं। वहां पे प्लेनेट एक तरह से रुके हुए हैं, आपको वहां पे उन प्लैनेट्स को चलाना चाहिए ताकि वो जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट है, वो आपका दिमाग का, वो फ्री हो पाए, और आप जो है सोचने समझने की शक्ति आपको सही तरीके से। देखो राइट साइड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड हाउस के यहाँ पे राइट पार्ट होता है ना हमारे दिमाग का, सेकंड हाउस राइट वाला पार्ट है ना। मैंने जैसे उस दिन बताया था कि हाफ कुंडली हमारी हाँ राइट है और हाफ हमारी लेफ्ट है। जी। जैसे मैंने बोला ये शिव है और ये शक्ति है। तो शक्ति का जो दिमाग है वो वीक हो जाएगा अगर यहाँ पे राहु जैसा प्लैनेट आ जाएगा। तो यहाँ पे 12th हाउस में अगर कोई गलत प्लैनेट आता है तो आप सोचिए कि वो अगर किसी लेडी का आ गया फिर तो वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होने वाली है। मेल का आ गया तो शायद वो थोड़ा बहुत अपने आप को बचा जाए, पर नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बोला गया जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना, वो हमारे दिमाग के लिए बोला गया है, वो किसी बिल्डिंग के लिए नहीं बोला गया कि आपके घर के आसपास ये होगा। हो सकता है वो भी मिल जाए, पर आज के टाइम में मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से चीजें मिलती हैं। ठीक है, अगर हम किसी बाहर के बंदे की अगर कंसल्टेशन करें, तो वहां तो इतने खुले खुले घर हैं, कहाँ उनको 1-2 किलोमीटर के अंदर मिलनी है चीजें? मिलेंगी क्या? कभी नहीं मिलेंगी। तो ये पहले ये चीजें जो रखा गया प्लेनेट को इसीलिए कि आपके सोच के जो ये घोड़े हैं ना, वो आपको कहाँ पहुंचाएंगे, वो बताएगा आपका 12th का राहु, कि वो किस प्लेनेट के साथ जुड़ के बैठा है 12th हाउस के साथ। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? चले आगे, कोई क्वेश्चन जी तो नहीं है? जी। चले। यस मैम। देखिए, आगे हमने जानना है कि कुंडली कितने प्रकार की होती है। इसके कुंडली के प्रकार जो है, देखो मैंने तभी कहा कि ये बड़ा यूनिक सी बुक है, बड़ी यूनिक सी स्टडी है, कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी यही बुक है जिसमें ये चीजें इतनी जो है मार्वलस बताई गई। अब कुंडली बाकी मैंने अभी तक जो पढ़ा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया कि कुंडलियों के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाल किताब में बताया गया कि कुंडलियों के प्रकार होते हैं, कि भाई सबसे पहले होती है अंधी कुंडली। आप लोगों में से किसी ने नाम सुने हैं इन कुंडलियों के? नो। तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली है अंधी कुंडली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके कर्मास के लिए। अगर आपकी कुंडली अंधी है, जो कुछ प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, तब वो अंधी कुंडली बनती है। अगर किसी की है, तो कभी भी उस बंदे के कर्मा सेट नहीं होंगे, प्रोफेशन सेट नहीं होगा। हर एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच में मैं बोलती हूँ, वैदिक में प्रोफेशन देखने का तरीका अलग है, नाड़ी में अलग है, और जेमिनी में अलग है। इन्होंने सीधा सीधा बताया कि अगर आपकी कुंडली अंधी कुंडली है या आधी अंधी कुंडली, इन दोनों में से कोई भी है, तो प्रोफेशन सेट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोफेशन सेट करने में बहुत दिक्कत होगी। अब ये अंधी कुंडली क्या होती है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस कोर्स में अगर हम एक एक शब्द पे जाने लगी तो कम से कम लग जाएगा मेरे को 1 हफ्ता। तो अभी मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको ये बता देती हूँ अंधी कुंडली क्या होती है। जब भी आपके 10th हाउस में शनि के एंटी प्लैनेट बैठे हों, समझ आई? जैसे कि 10th हाउस में सूर्य, राहु या जुपिटर इकट्ठे भी बैठ गए, फिर तो बेड़ा गर्क है। अगर 2 बैठ गए तब भी काम खराब है, 1 बैठा है तब भी। ठीक है, तो उस बंदे को अपनी प्रोफेशन में बहुत दिक्कत आएगी। अब ऐसा यहाँ पे अंधी कुंडली क्यों बोला गया, इतना हार्ड लैंग्वेज यहाँ पे क्यों यूज की गई? आप में से कोई मेरे को बताएगा कि आई साइड के लिए कौन सा प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है? मैम सन और मून। सन। हो गया। जी जी। ठीक है, यहाँ पे 10th हाउस में जब सन बैठ जाएगा या बृहस्पति बैठ जाएगा, जो हमेशा बेनिफिक प्लैनेट्स में गिने जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। अब इनके साथ राहु जैसा कोई प्लैनेट बैठ जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि दो दोस्तों के बीच में एक दुश्मन प्लैनेट बैठ गया। अभी क्या होगा? लड़ाई होगी, वो कहेगा इधर चलो, वो कहेगा इधर चलो, एंटी हो गई ना। एंटी लोग इकट्ठे हो गए एक ही घर में, 3 तरह के विचारों के, 2 तरह के विचारों के लोग होंगे, जो एक राक्षस है और एक देवता है। क्या उनकी बन सकती है कभी? दूसरा, यहाँ पे क्यों बोला गया अंधी कुंडली? वो इसलिए बोला गया कि जब सूर्य या चंद्रमा वीक होते हैं या
या जुपिटर यहाँ बैठ जाता है 10th हाउस में, या सूर्य बैठ जाए, या चंद्रमा बैठ जाए, तो आपकी देखने की क्षमता, जो आपकी कैपेसिटी है चीजों को पहचानने की, आपके फैसले लेने की जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ पे अंधे का मतलब ये नहीं कि अंधा ही हो जाएगा बंदा, नहीं, मतलब कि आपकी डिसीजन पावर नील हो जाएगी, आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाओगे। समझ आया? उसके बाद आधी अंधी कुंडली पे चलेंगे। आधी अंधी कुंडली में क्या होता है कि 4th हाउस में आपका जैसे सूर्य बैठ जाए, और 7th हाउस में 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 4th हाउस में सूर्य बैठ गया और 7th हाउस में शनि बैठ गया, दो एंटी प्लैनेट 4-7 के एक्सिस में बैठ जाए, तो वो भी आधी अंधी कुंडली। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के घर में सूर्य तो बैठा है, लेकिन जो सॉरी शनि तो बैठा है, जैसे सूर्य बैठा हो 4th में और शनि बैठा है, तो यहाँ पे ना जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अगर आप यहाँ से काउंट करो, यहीं पे काम आती है वैदिक, कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों कॉम्बिनेशन बताया गया। आप अगर यहाँ पे काउंट करना चाहो, मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे बैठा है सूर्य और यहाँ बैठा है शनि। अब ये यहाँ पे ऐसे क्यों बोला गया, आधी कुंडली है यहाँ पे। आप यहाँ से काउंट करेंगे, शनि यहाँ बैठा है 7, 8, 9 और 10, तो शनि की दृष्टि किस पे पड़ी? 10वीं सूर्य पे पड़ गई। तो उसने क्या यस मैम। किया? उसने क्या किया? डैमेज कर दिया किसको? 4th हाउस। 4th हाउस क्या है? आपका है, आपके मदरलैंड का है, आपकी सुख सुविधाओं का है, गाड़ियों का है, ये वो फलाना धमकाना, बहुत सारी चीजें जो भी मैंने बताई। अभी क्या होगा, ये कहीं पे भी लिखा नहीं है कि यहाँ से दृष्टि इधर जाएगी तो वो ये बोला, लेकिन इसके पीछे लॉजिक यही है कि जब भी शनि 7th में बैठेगा, 10th जो उसका एस्पेक्ट है वो सबसे खतरनाक होता है, वो जहां भी जाएगा उसको डैमेज कर देगा। तो दृष्टि यहाँ पे क्या हुई? खराब हो गई, सूर्य खराब हो गया। अब फिर ये डिसीजन खराब लेगा अपने प्रोफेशन को लेकर। समझ में आई आपको? ये है। इसके बाद आ जाएगा धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली में क्या होता है कि जब भी राहु केतु चौथे घर में आ जाए, कोई भी जो मैलिफिक प्लैनेट है वो जब 4th हाउस में आ जाए, तो कहते हैं कि ये प्लैनेट माँ की कसम खाते हैं, या वो वादा करते हैं या प्रॉमिस करते हैं कि हम कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि माँ का कहीं ना कहीं सब सम्मान करते हैं, माँ की हमेशा कदर करते हैं। तो वो क्या होता है कि ऐसे बंदे तब तक कोई हरकत नहीं करते, तब तक वो प्लेनेट आपको खराब नहीं करेंगे, जब तक आप उस प्लेनेट के अगेंस्ट कोई काम नहीं करते। अब यहाँ पे मान लीजिए शनि में 4th हाउस में, शनि 4th हाउस में, अब उसका शनि का क्या है बताइए? शनि की चीजें क्या होती है? कंस्ट्रक्शन हो गया, घर की करनी, घर खरीदना हो गया। दूसरा, लेदर की चीजें, जैसे कई लोगों को बहुत शौक होता है, कोयला वोयले का काम हो सकता है, किसी का काम तो चलो अलग चीज हो गई प्रोफेशन, बट शनि से रिलेटेड वो जिस दिन कार्यक्रम करने लग गया, तो उसको अब मार पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि की कसम थी कि भाई मेरे काम नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अब तुमने मेरे काम कर दिए तो अब मैं भी करूंगा। इसीलिए जब 4th हाउस में राहु होता है, तो कहते हैं कि वर्ष फल में अगर आपके राहु आ गया है, तो कभी भूल के भी वर्ष फल में भी आ जाए, नेटल में भी आ जाए, तो सोच समझ कर अपने वॉशरूम्स, टॉयलेट या फिर रेनोवेशन करवानी चाहिए। क्योंकि एक बंदा कसम खा के बैठा था नेटल चार्ट में कि मैं कुछ नहीं करूंगा, वो अब क्या हुआ कि जैसे ही वर्षफल में आता है ना, वो दोबारा से चौथे में आ जाता है, तो खुरक हो जाती है ऐसे बंदों को ना, तकलीफ हो जाती है कि अब जरा थोड़ी रेनोवेशन कराई, और वो उन्होंने करवाई नहीं, सारी गड़बड़ हुई।
इसीलिए सब कंस्ट्रक्शन कराने के बाद लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो सामना वो करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं उनका राहु सेम हाउस में वापस फोर्थ हाउस में आ जाता है। तो कभी भी कोई काम करना हो तो आप देखिए कि फोर्थ हाउस में कहीं राहु ना हो। अगर हो तो जितना मर्जी कंस्ट्रक्शन का काम जरूरी है उसको रोक दो उस साल, नहीं तो वो ऐसी आपकी जड़ हिला के जाएगा ना कि आप सदियां सदियां नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद हम जाएंगे मुकाबले का जो ग्रह है उसकी कुंडली क्या होती है। उसमें क्या होता है कि जब दो प्लैनेट एक जैसे जो पावर के बैठ जाएं, एक जैसे पावर के, यानी कि जैसे कि दो मित्र प्लैनेट हो, आपस में फ्रेंड हो, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि एक ही किसी एक की ही जड़ में वो दोनों मित्र बैठ जाए, जैसे कि सूर्य और बृहस्पति दोनों मान लो मित्र हैं। यहाँ पे अच्छा या बुरा नहीं बताया गया, यहाँ पे मुकाबले का, यानी कि दो बराबर के ग्रह। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, आगे ग्रामर का है कि कौन मुकाबले का है, कौन बराबर का है, और कौन मतलब कि ऊंच या नीच का ग्रह है। ठीक है, वो अगली एक शीट में आएगा। तो अब आप ये देखो कि जब दो प्लेनेट आपस में दोस्त हों, वो या तो एक दूसरे की जड़ में बैठ जाए। जड़ पता है ना आपको, पक्का घर उसका। कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि जुपिटर और मून मान लीजिए दोनों दोस्त है आपस में। अब या तो ये दोनों इस हाउस में बैठ जाएं, या फिर ये इसमें बैठ जाएं, या फिर ये अदली बदली कर लें आपस में। तो ये क्या हुआ, बराबर के ही हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बराबर के। तो ये अच्छा होता है, मतलब इनको, इनकी मित्रता जो है वो काम करेगी इस पर्सन के लिए। स्पेशल जो है इस दो प्लेनेट का रोल हो जाएगा उसकी कुंडली में। दूसरा, इसके साथ ही अगर ये पांचवें और चौथे और पांचवें में मान लीजिए आपस में लगन कुंडली में, मान लीजिए कि ये लगन कुंडली ले लें हम, जैसे कि यहाँ पे भी बुध और शुक्र आपस में दोस्त है, तो ये अगर एक ही जगह पे बैठ जाएंगे अपने पक्के घरों में, यानी कि यहाँ बैठ जाएं, या फिर बुध शुक्र का घर है यहाँ पे, यहाँ दोनों बैठ जाएं, तो ये क्या होंगे, मुकाबले के हो जाएंगे, अब ये बराबरी के ग्रह हो जाएंगे। इसी तरीके से ये मित्र भी हो सकते हैं, ये दुश्मन भी हो सकते हैं। तो अगर मित्र हैं तो मित्रता वाला रोल देंगे आपको। अगर कहीं दो प्लेनेट आपस में दुश्मन में बराबरी में बैठ गए तो वो वहां पे दुश्मनी वाला रोल देंगे। जैसे यहाँ पे सैटर्न हो, यहाँ पे सन हो, ठीक है, तो वो अगर सैटर्न यहाँ पे जैसे 10th का है ना, सैटर्न 10th का होता है, और सूर्य यहाँ पे, मान लीजिए सूर्य और शनि यहाँ बैठ जाएं, या सूर्य और शनि यहाँ बैठ जाएं, या फिर शनि बैठ जाए यहाँ और सूर्य बैठ जाए यहाँ, तो अब ये बराबर का ही काम हो गया कि ना तो वो उसको कुछ कहेगा ना उसको कहेगा, लेकिन दोनों क्या है आपस में, दोनों आपस में क्या है शत्रु भाई, शत्रु है मैम। शत्रु है। तो कैसा रिजल्ट आएगा, खराब रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। मैडम सुना नहीं दे रहा, म्यूट है। सॉरी। तो क्या हुआ कि साथी ग्रह होते हैं कि जैसे कि दो ग्रह आपस में अपनी जड़ें बदल लें। जड़ें कैसे बदल लें, कि जैसे कि बृहस्पति का 9वां घर है और जो है वो राहु जो है वो 12th का है। तो जब ये एक दूसरे को बदल लेंगे ना तो ये नुकसान नहीं करेंगे। 12वें में बृहस्पति चल जाए और वो राहु आ जाए 9th में, तो ये एक तरह से एक दूसरे को इनके घरों में साथ देंगे, खराब नहीं करेंगे। ठीक है जी।
ये जी बहुत सर। एक्सप्लेन करने वाले चैप्टर हैं, मैं थोड़ा-थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि बहुत डीप चीज़ें आगे जाने वाली है, लेकिन मोटा-मोटा होता यही है। वो फिर हम कुंडली पे लगा के देख सकते हैं, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन जब वो करते हैं, तो कुंडली पे तो ख़ैर कोई भी नहीं लगाता। ऐसे ही मोटा-मोटा सब समझाते हैं, बट मैंने आपको मोटा-मोटा बता दी कि इसमें क्या होता है। ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है सारी, कुछ भी हम इग्नोर नहीं कर सकते इसमें। ठीक है? अब उसके बाद आ गया मुकाबले के ग्रह। तो जब आप आगे वो पढ़ोगे ना, जो बताऊँगी मैं आपको कि कौन से मुकाबले के ग्रह होते हैं, कौन से बराबरी के ग्रह होते हैं। तब जब वो आपस में जो है कुंडली में बैठे होते हैं, एक-दूसरे के साथ, तब ये कुंडली का जो है नमक डाल दिया? तब ये कुंडली जो है वो बनती है। नाबालिग कुंडली क्या होती है? नाबालिग कुंडली के लिए बोला गया है कि जब लाल किताब पद्धति के अनुसार कुंडली के केंद्र स्थान यानी कि सेंटर के जो 1, 4, 7, 10 खाने हैं बीच का 1, 4, 7 और 10 ये खाने जो हैं ये खाली हों जब बिल्कुल इनमें कोई भी प्लैनेट ना हो। ठीक है? या इनमें कोई अच्छा बेनिफिक प्लैनेट, फायदे वाला प्लैनेट, अच्छे वाला प्लैनेट ना हो, सिर्फ राहु, केतु, शनि ऐसे ही प्लैनेट हो। तब वो तकरीबन वो नाबालिग कुंडली बताई गई कि जो 1, 4, 7, 10 जो है लाल किताब में बताया गया कि ये जो आपकी हथेली है, ये जो हथेली है ये आपके इस 4 जो ये सेंटर वाले पार्ट है, ये हथेली में है। तो ये इसको बोला गया बंद मुट्ठी के घर कि आप जब पैदा हुए थे तो अपने साथ क्या लेके आए थे? सेंटर वाली जो 1, 4, 7, 10 है ये लेके आए थे अपनी मुट्ठी में बंद करके। आपने देखा जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है? मुट्ठी बताएगा? बंद रहती है, मुट्ठी बंद रहती है मैडम। मुट्ठी क्यों बंद रखता है बताओ? वो नहीं पता। वो मुट्ठियां इसलिए बंद रखता है क्योंकि वो अपनी किस्मत का भेद नहीं देना चाहता। और जैसे ही उसकी किस्मत का भेद उसकी मुट्ठी को इस दुनिया की हवा लगती है, तो ये बाहर वाले जो हाउसेस हैं वो एक्टिव होते हैं। जब तक उसकी मुट्ठियां बंद है तब तक उसके ये वाले हाउसेस एक्टिव है। जैसे ही वो इन बाहर वाली में उसमें उसकी मुट्ठी खुलती है तो धीरे धीरे ये जो 12 राशियां हैं ये एक्टिव हो जाती हैं सारी। और जो भी उसका देना लेना है भाई बहनों से, परिवार से, बच्चों से, आगे पढ़ाई लिखाई, ये सब फलाना धमकाना सब उसी टाइम से शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसका हाथ खुलना शुरू होता है, देखा ना आपने? जैसे जैसे बच्चे को होश आती है, बड़ा होता है, तो फिर होती है मुट्ठियां बंद उसकी? नहीं मैडम। बस वो उतनी देर होती है। ठीक है? वो इसलिए होती है कि अभी उसको उसको दुनियादारी की हवा नहीं लगी है। जैसे जैसे उसका संबंध शुरू होगा सबके साथ कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भांजा है, ये जैसे रिश्तेदारियां उसके साथ शुरू होगी तो उसकी मुट्ठी खुलनी शुरू हो जाएगी और उसका देना लेना शगन शास्त्र शुरू हो जाते हैं। बस 1 डेढ़ महीने बाद मुट्ठियां शुरू खाली खुल जाती हैं और उसके बाद उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है। अब आगे चलेंगे हम लोग 10:30 10:30 तक ही करवाऊंगी मैं, फिर बाकी कल करेंगे। और 20 मिनट है मैम। अभी अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है तो कल करवा दूं, क्योंकि ना मुझे थोड़ी अपनी वो लग रही है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कल करते हैं, ठीक है? ऑन टाइम 9 कर लेना। थोड़ी मुझे ना आज ठीक तबीयत सी मैम। खांसी लग रही है, मैंने इसीलिए लिम्का मंगवाई कि थोड़ी सी पी के ना थोड़ा मेरे को तो हो जाए। मैडम मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी, बताइए। मैडम मेरे पापा का हेल्थ इशू है, तो थोड़ा आपको पर्सनल दिखा सकता हूँ आप बाद में? अभी बता दो, अभी बता दो, कोई नहीं। तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं क्या डिटेल? नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है क्या? मैडम अभी तो नहीं है वो, उनके पास है। नहीं नहीं, आप मुझे अपना बताओ, आपका कहाँ पे है?
एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एस्ट्रोसिस में है, एक सेकंड हाँ में बता बता रहा हूँ। दीजिए, कोई बात नहीं, आप आराम से खोलो। मैडम 1 अक्टूबर 1967। नहीं, आप मुझे चार्ट बताओ। चार्ट बता मैं रहा हूँ मैं। चार्ट में लिख रही हूँ, आप बताओ। मैडम मैं नॉर्मल बता हाँ, आप रहा हूँ, नॉर्मल आप किस बताओ। प्रकार से कर रहे हैं। नहीं नहीं, नॉर्मल बताओ आप, कोई दिक्कत मैडम वृश्चिक लगन की कुंडली है। नहीं। आपका? नहीं नहीं, मेरे पापा का है। अच्छा ठीक है। वृश्चिक लगन की कुंडली है। हम्म। मंगल लग्न में है। ओके। शनि पंचभाव में है वक्री होके। शनि फिफ्थ में है? पंचम फिफ्थ में वक्री है, अच्छा रेट्रोग्रेड। ठीक है। सिक्स्थ में राहु है। सिक्स्थ में राहु है, ठीक हाँ, है। और 10th में चंद्र गुरु शुक्र है, सिंह राशि। ठीक है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बताइए। 10th हाउस में चंद्र गुरु शुक्र है। हाँ, लिख लिया मैंने। और 11th में सूर्य है। ठीक है। और 12th में बुध केतु है। ओके। तो आप लोग क्या अपने फादर के बहुत लेट हुए हो बच्चे? नहीं मैडम, मैं तो सबसे समय से पहले हो गया था मैं, मेरा ओके। वक्त। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये इनका हेल्थ थोड़ा भी साथ नहीं दे रहा है, और बिजनेस का मेरे पापा का मेरे जन्म से पहले से थोड़ा सा क्या चीज, क्या था विजन? बिजनेस प्रॉब्लम, ये प्रोफेशनल प्रॉब्लम। आपको समझ में आया क्यों थी? 10th हाउस तो गड़बड़ है, समझ में आया, इसका रेमेडी आज तक मेरे को समझ में नहीं आया है। रेमेडी मैं बता देती हूँ, बड़ी आसान है। इसमें क्या करना बताइए। है आपको? आपको कुछ नहीं करना। बताइए। आपको ब्लाइंड जो लोग होते हैं ना, उनकी सेवा करनी है बस। हाँ, मतलब मेरे पापा को ब्लाइंड लोगों की सेवा करनी है। आप कर दो। और ठीक है, पापा भी कर सकते हैं, वैसे कुछ इशू पापा भी नहीं है। कर सकते हैं, बट शर्त एक है कि आपको 10th हाउस में है ना, तो 10th हाउस में आपको 10 मेल पीपल लेने हैं। मैडम क्या क्या सुनाई नहीं दे रहा है मैम, दस कट रहा है। 10 जो ब्लाइंड लोग लेने हैं ना, वो मेल लेने हैं, मेल। फीमेल अच्छा, नहीं लेने हैं। ठीक ठीक है मैडम। मेल होने चाहिए और 10 ही होने चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ब्लाइंड स्कूल है, वो फुली फुली ब्लाइंड होने चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं कि हाफ ब्लाइंड, नहीं, फुली ब्लाइंड होने चाहिए। और जो आप उनके लिए खाना जो है वो दो उनको हर शनिवार को। हर शनिवार को। हर शनिवार को दे दो। कुछ खाना बनाओ अपने घर में अच्छा सा, उनको अपने हाथ ठीक से है। दे के जाओ। और अगर फादर ने देना उनको, वो 10 लोगों को दे दें, बाकी को आप दे दो। ठीक है। वो 10 से ऊपर नहीं देंगे, 10 से कम देंगे तब भी नहीं लगेगी, तो 10 से ये ऊपर 10 देंगे तब। लोग को अपने हाथ, 10 से अपने हाथ से खिलाना है कि उनको नहीं, कैसे करना है बस फिर अंधे नहीं हाथों। नहीं, दे देना बस, वो उनको अपने हाथ से दे देना बस। अच्छा ठीक है मैम। बस ये है कि टाइम पास वाला खाना नहीं होना चाहिए। हाँ, टॉप पेट भरने क्लास, वाला। टॉप क्लास खाना होना चाहिए, मतलब जो हम खाते हैं ना उससे हाई क्वालिटी होनी चाहिए। समझ आई? ठीक है, कि जैसे हम समझ अगर गया। 60 वाले चावल है तो उनके लिए 70 वाले लेने हैं। ओके। ठीक है, ये है, अपने से कम नहीं देना बिल्कुल। फर्स्ट ये। और दूसरा, इनकी तबीयत कब से खराब हुई है? अभी 2-1 महीने से ज्यादा हुई है? नहीं, वैसे तो कोरोना जब से हुआ था, इनको कोरोना हुआ था तो अच्छा। वेंटिलेटर, फिर उसके बाद ठीक हो गए, फिर अभी थोड़ा सा हेल्थ इशू रहता है शुरू से क्या हेल्थ इशू रहता है ना? अभी ये हाँ 30, अभी जो है, क्या एज होगी इनकी? मैडम कुछ 58 होगी शायद। फिर तो ज्यादा नहीं है। 54। ओके। अभी तो वो इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है, बट हम्म। अगले 5 साल के बाद। वो गुरु की मादशा में। दशा तो चलो जो है सो है। लेकिन अगले 5 साल बाद जो इनका सैटर्न ट्रांजिट करेगा, कहाँ से? 5वें हाउस से। अभी तो 2.5 साल यहीं रहेगा, चौथे घर में। 2.5 साल बाद इनकी हेल्थ हाँ, का बहुत ज्यादा ध्यान रखना।
अच्छा अभी भी रहेगा, इनको रहेगा अभी भी, क्योंकि अभी भी चेस्ट इशू रहता है क्या इनको? हाँ, थोड़ा सा ब्रीथिंग ब्रीदिंग का रहता है ना? इशू है उस कोरोना। हाँ, तो थोड़ा आप सा जो मतलब हाँ। नहीं, आप ये सैटन का देना शुरू करोगे ना, उससे इनका ठीक होगा। अच्छा और ठीक है जो है, और इनको बोलो कि किसी लेबर से कभी पंगा ना ले बस। वही तो प्रॉब्लम है, मैं भी मना कर चुका हूँ। अगर ये लेबर से पंगा लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, नहीं नॉनवेज नॉनवेज खाते हैं, तो नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। नो नो मैम। अपनी जो चेस्ट है ना, वहां पे चेस्ट पे कोशिश करिए, बनियान जो डालते हैं वो कभी ब्लैक कलर की ना डालें। हाँ ठीक है मैम। उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? तो ये हेल्थ का तो 2 महीने का है, बस अक्टूबर 30 के बाद हो जाएगा ये। और बिजनेस का थोड़ा बहुत। हाँ, ये बिजनेस का ठीक आपको है मैम। बताया ना, ये वाली रेमेडी करो, बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा आप थोड़ा टाइम पहले ये करो, फिर आपको और बताऊँ। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, किस चीज का बिजनेस है? मैडम ये शुरू से एक जो सैटर्न का लाइन ही पकड़े हैं स्टार्टिंग में। सैटर्न की लाइन लोहा है का ना, काम तो किए, क्या पीएम का काम किए तो स्टार्टिंग से। हाँ अच्छा, तो शुरू कंस्ट्रक्शन से वर्क में उसमें है क्या? नहीं कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन, नहीं कंस्ट्रक्शन में नहीं है लेकिन हम्म। लोहा में है। अपना घर बन पाया? हाँ मेरी मम्मी के नाम से है ना घर? है, खुद का है। ठीक है, बस ठीक है। जब भी कंस्ट्रक्शन कराओ, बिना रेमेडी के नहीं करानी। रेमेडी मैं बता दूंगी, जो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। इस कोर्स के एंड में मुझे याद ओके करवाना, एक रेमेडी आप लोगों को बता दूंगी जो कंस्ट्रक्शन से पहले जरूर करो। उसके बाद ही जो है कोई छेड़ाखानी करो घर में, वरना इसी के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है ज्यादा। ठीक है? और मैडम अभी अगर आप परमिशन दें तो कल सुबह एक बार बात कर पापा की। हाँ, कोई बात नहीं, कल असल में क्या है ना, मेरी दिन में भी क्लास होती है, तो ठीक है टाइम मैडम, आप होता जो नहीं। तो तो आपका भी बस मैं देख आपको लूंगी, मैंने देख लिया उनकी कुंडली जो है स्कॉर्पियो लगना की है, मैंने चेक कर लिया, वो मेरी कुंडली हुई है सेम। उनमें कोई ज्यादा नहीं है प्रॉब्लम, उनमें रही है बहुत ज्यादा वो। उनको क्या कोई तो नहीं आप फ्री दांतों रहेंगे से कल। दांतों से रिलेटेड, या आपकी सिस्टर कैसी है? हाँ हाँ सिस्टर ठीक है मैम, उनको उससे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फादर को ना, फादर को या सिस्टर को? फादर को। फादर को है ना, इनको बुध का इलाज करना चाहिए, बहुत जरूरी है। रुक रुक के बोलते, थोड़ा अटक के बोलते क्या? नहीं नहीं मैम। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं आपकी सिस्टर को? नहीं अच्छा, तो बुध का इलाज भी बहुत जरूरी है सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। बुध बैठा है 12वें घर में, बुद्धि मैं भ्रष्ट काम कर देगा। मैं काम करूंगा ना मैडम, हाँ जी। कल आपसे एक बार इनका बेस्ट रहेगा। चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे बात, जैसे अगर आप मैसेज कर देना, अगर मैं ठीक है उस टाइम फ्री हुई ना, मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है जी। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। थोड़ा सा आज मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है थोड़ा सा ना, ओ ओके तो कोई फायदा नहीं है, मैं बेध्याने पड़ा हुआ आपको, है ना? कल मिलते हैं 9 बजे, फिर मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है जी, सही ओके लगा अभी तक? कोई दिक्कत थैंक तो यू। नहीं है किसी को? हाँ ठीक है जी, थैंक यू मैम। ओके जी, ओके, समझ आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, थोड़ा और नो मैडम। एक्सप्लेन। वो खान सर का कल आज मैं वीडियो देख रही थी, कि मेरी क्लास में लोग आते हैं तो उसने एक मोटा सा डंडा रखा हुआ। खान सर को जानते हो आप? हाँ नहीं पिटने के लिए रखा हुआ है वो, नहीं। पुलिस वाला उस डंडा है। तो मेरे को आज मैंने पहली बार उसका कोई चीज देखी, तो वो कहने लगा कि लोग कहते हैं कि इतने सारे बच्चे तूने बिठा रखे हैं क्लास में, तो वो अगर अगर किसी को डाउट होगा तो ये बता कि वो पूछेंगे कैसे इतने बच्चों में। तो वो कहने उसका देखो कॉन्फिडेंस, देखो बंदे का, कहता है कि पूछने का सवाल तो तब आएगा ना जब मैं कोई ऐसी चीज छोड़ूंगा कि उनको समझ ना आए। डाउट बचा होगा तब पूछेगा। है ना? तो वो चीज है, तो हाँ, मेरी यही कोशिश होती है कि कोई डाउट रहे ना, क्योंकि मेरे हाँ, अपनी आदत नहीं है कोई क्वेश्चन रहे तो बार बार उस चीज को हम वो करें, है ना? चलिए हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ठीक है थैंक यू। मिलते हैं।